राधिका धावट फ्रॉम नेशन नेक्स्ट। सर, मुझे पूछना है कि इंडिया आत्मनिर्भर कैसे हो सकती है जब हमारा फ्यूचर जो है, जो स्टार्टअप्स है और यूनिकॉर्न्स है, ये लोग मेजरली चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे रिलाई करते आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत इज अ मिराज? देखिए, आत्मनिर्भर शब्द पे ही मेरी आपत्ति है। इसका सिर्फ मैं स्टार्टअप वगैरह और चाइनीज कैपिटल पे नहीं बात कर रहा। मैं बड़ी नम्रता से कहूंगा कि प्रधानमंत्री का कोई भी भाषण हो, उसमें एक जुमला जरूर होता है। कभी आत्मनिर्भर है, कभी सीआई में उन्होंने कहा कि विल गेट ग्रोथ बैक, डेफिनेटली विल गेट ग्रोथ बैक, एक नया जुमला होता है। अब मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री से कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते थे? उन्होंने पूरी औद्योगिकरण की नींव रखी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की है। इंदिरा जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमें भारत को खाद्यान्न के दिशा में आत्मनिर्भर नहीं बनाया। राजीव गांधी ने कंप्यूटर रेवोल्यूशन करके एक बड़ी ताकत बनाने की 91 के संकट से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह हमको उबार के ले गए और एकदम देश का विकास दर जो था 3-3.5% से लेकर 5.5-6% तक गया। और मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल में तो जो विकास दर रही है, देश के इतिहास में उन 10 साल की जो विकास दर थी कभी नहीं रही है। तो ये सभी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की और ताकतवर बनाने की कोशिश की है। अब आत्मनिर्भर शब्द की अगर व्याख्या करें तो क्या उसकी व्याख्या ये कि हम अपने देश में हर एक चीज बनाएंगे, सुई से लेकर जेट विमान बनाएंगे, हम सभी अपने देश में बनाएंगे, बाहर से कुछ ही नहीं लेंगे, वी विल मेक आवरसेल्व्स इनटू इकोनॉमिक आइलैंड। ये मतलब नहीं है। 1991 के पहले ये स्थिति जो हमने बदली है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि मेरी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत चाहिए कि जो चीज, जो वस्तु मैं अपने देश में बना सकता हूँ, कम कीमत में बना सकता हूँ, वो मैं अपने आप पास बनाऊंगा। जो चीज अमेरिका या चीन या जापान अच्छी क्वालिटी की चीज अगर मेरे से सस्ते में बना सकता है तो मैं उनसे खरीदूंगा और खरीदने के लिए मेरे पास पैसे होंगे। अब एक सवाल है कि 85% हमारा कच्चा तेल हम आयात करते हैं, तो क्या आप कच्चा तेल आयात करना बंद कर देंगे? क्या हम पूरी साइकिल चलाना शुरू कर देंगे? देखिए, आत्मनिर्भरता का व्याख्या एक जब भारत आजाद हुआ था तब अलग थी कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम सोचते थे कि हम सभी चीजें अपने आप बनाए। लेकिन आज संदर्भ बदल गए हैं। हम WTO के मेंबर हैं। हम जो चीज बना सकते हैं बनाना चाहिए, जो बेचना चाहिए, तो खरीदना बाहर से खरीदिए। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ ऐसा सोचने लगे कि सभी चीजें हमें अपने देश में बनानी है। ये गलत नीति होगी। अब आपने स्टार्टअप की बात की है, क्योंकि हमको हमारे देश में कैपिटल कम है, हमको कैपिटल जहां से मिलेगा उसको लेना पड़ेगा, तभी हमारे स्टार्टअप चल सकेंगे। और में कोई गलती नहीं, अगर 30%, 40%, 50% अगर कहीं से भी हमें कोई निवेश करता है तो उसको जरूर लेना चाहिए। ये गलत है कि हम कहीं से पैसा भी नहीं लेंगे। यही गलती हमने की 91 से पहले, जिससे हमारा देश विकास दर हमारी इतनी कम रही थी। तो आत्मनिर्भरता की व्याख्या होना, इसकी चर्चा होना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में जो सिग्नल दिया है वो बिल्कुल गलत है, मैं से नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा। सर, इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल जो है मुंबई, उससे नॉर्मल सी की तरफ लेके जाए। तो क्या महाराष्ट्र सरकार का इसके लिए कोई रोड मैप बना है? देखिए, मुंबई में जो हालत आज जो दिख रही है कि सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या मुंबई में हमें दिखती है, और कई लोग कहते हैं कि सरकार फेल हो गई क्योंकि मुंबई में और महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा संख्या। लेकिन मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी केंद्र सरकार की गलती हुई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हर रोज 16,000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं। जब WHO ने 11 मार्च को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया, उसके बाद हम 14 दिन रुके और हमने लॉकडाउन हमारा 25 मार्च को लाया। इतने दिन जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 16,000 जो प्रवासी रोज आते रहे, उनको हमने कहीं क्वारंटाइन किया क्या? बिल्कुल किया नहीं। उनको हमने हाथ पे ठप्पा लगा दिया, उनपे एक सिग्नेचर करा लिया कि मैम घर में जाके हम सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, किसी ने नहीं किया। ये लोग दुबई से आए थे, चाइना से आए थे, रशिया से आए थे, लंदन से आए थे, और ये लोग आपने छोड़ दिया। तो वो सारे जो 15 दिनों में 2.25 लाख 2.5 लाख लोग आए थे, उन्होंने आगे फैलाया है। दूसरी बात है, जहां मुंबई में धारावी जैसी बस्तियां हैं, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन है, कैसे करेंगे हम? तो ये चीजें जो है हर एक घनी आबादी के शहर में, चाहे दिल्ली हो चाहे कलकत्ता हो, वहां दिक्कत है। लेकिन
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है, और अगर ज्यादा टेस्टिंग करोगे तो ज्यादा मरीजों की संख्या पाओगे। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा किसको कोरोना हुआ है और कौन ठीक हो गया, वो नंबर में आएगा ही नहीं पकड़ में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है, बहुत सारी टेम्परेरी बेड्स की संख्या बढ़ाई है, लेकिन अब डॉक्टर नर्सेज की कमी पड़ रही है। लेकिन देखिए, हमको इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। एक तरफ वो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन रोजी रोटी का क्या करेंगे वो मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सर, पर पीएम केयर्स फंड के बारे में कहा जा रहा है कि उसे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। जितने भी फंड्स उन्हें रिसीव हुए हैं, जो भी फंड्स उन्होंने एज एक्सपेंस उन्होंने उसमें से यूज किया है, तो उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे या उस फंड के बारे में मेंशन की जानी चाहिए ऑफिशियली। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरी बहुत इसके लिए बहुत तीव्र नाराजगी है कि देखिए, पहली बार 1948 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पीएम नेशनल रिलीफ फंड की स्थापना की थी, जनवरी 1948 में, पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को लड़ने के लिए। वो पीएम रिलीफ फंड चल रहा है, अभी भी है। किसी प्रधानमंत्री को आवश्यकता नहीं पड़ी कि कोई अपना पर्सनल फंड कोई बनाए, ना वाजपेयी जी को पड़ी, ना उसके पहले मोरारजी देसाई थे उनको पड़ी। लेकिन क्या जरूरत थी कि प्रधानमंत्री अपने नाम से, प्रधानमंत्री केयर करते हैं, वो पूरे केयर वाले शब्दों का एक अध्यक्षों का एक वर्ड बना दिया और एक अलग फंड बनाया। चलो ठीक है, वो भी आप मानते हैं कि आपको जरूरत पड़ी अलग हिसाब रखने के लिए, कोई बात नहीं। अब अलग हिसाब रखना कोई मुश्किल तो है नहीं, लेकिन उसके ट्रस्टीज कौन है, इसका ट्रस्ट डीड कहाँ है? जो मंत्रियों के नाम अपने रखे हैं ट्रस्ट में, क्या वो निजी कैपेसिटी में या मंत्री पद के कैपेसिटी में है? इसको ऑडिट कौन करेगा? इसका खर्चा कौन करेगा? क्या इसका ऑडिट रिपोर्ट, इसका बैलेंस शीट आप प्रकाशित करेंगे कि नहीं करेंगे? जो आज पीएम नेशनल रिलीफ फंड का सब कुछ होता है, तो ये छुपाने की क्या आवश्यकता थी? और आपको ऐसी क्या मुश्किल आग पड़ी कि आप उद्योगपतियों को कह रहे हैं कि जो आपका सीएसआर फंड है वो अगर सिर्फ पीएम केयर पे दोगे तो आपको अलाउ किया जाएगा, अगर मुख्यमंत्री सहायता निधि में देते तो आपको नहीं परमिशन देते। क्या जरूरत थी? तो हमारी आपत्ति है कि इसको पारदर्शक बनाई, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो आज पारदर्शक नहीं है, और पारदर्शक नहीं होने का कारण हम नहीं समझ पा रहे। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.